کی ये जो कहानी है ये कहानी नवाब ऑफ रानीपुर की कहानी है। और हमारे परदादा हमें जब ये कहानी सुनाया करते थे तो उनका कहना था ये जो किस्सा था ये बुनियादी तौर पे 16वीं सदी के आखिर का किस्सा था। अगर आप उस दौर में नवाब ऑफ रानीपुर की बात करें तो कहा जाता था कि जैसे ही उन्होंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा था तो वैसे ही उनके हुस्न के चर्चे न सिर्फ रानीपुर में बल्कि अतराफ़ के जितने भी शहर थे या गांव थे वहाँ पे मशहूर थे या ज़बान ज़द आम थे। इनके बारे में मशहूर था कि ये ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि इसके साथ साथ इनके अंदर बला की कशिश मौजूद है और जो भी इनको एक दफ़ा देख लेता है वो सरासर इनका दीवाना होकर रह जाता है। इसके साथ साथ एक और बात थी और वो ये बात थी कि इनके हुस्न के साथ साथ इनकी अक्लमंदी और दानिशमंदी के भी तस्करे किए जाते थे। इससे पहले कि हम इनकी मज़ीद स्टोरी की तरफ आगे बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। खैर हुआ कुछ इस तरह से कि एक दफ़ा ये जो नवाब साहब थे इनका किसी गांव से गुजर हुआ। वैसे आमतौर पे जो बादशाह या नवाबों के बच्चे हुआ करते थे वो उस दौर में भी हाथी या घोड़ों पे सफ़र किया करते थे और इसी तरह ये मुल्कों की शहरों की न सिर्फ ज़ियारत किया करते थे बल्कि वहाँ पे जाके लोगों के जो मसाइल थे उनको हल करते, लोगों की मदद करते और कोशिश करते कि लोगों के काम आ सकें। तो वैसे ही ये जो नवाब थे ये एक गांव में मौजूद थे और इस गांव में ज़्यादातर जो लोग आबाद थे उनके पास ना ही इतनी ज़्यादा तालीम वगैरह मौजूद थी और ना ही इन लोगों के पास किसी भी किस्म का हुनर हुआ करता था। खैर जब नवाब साहब वहाँ पे मौजूद थे तो उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसको आप एक बुज़ुर्ग कह सकते हैं। इत्तफाक से इसी दौरानिए में इस बुज़ुर्ग की जो बेटी थी वो देखते ही देखते नवाब साहब के सामने आ गई। अब जैसे ही ये सांवली सी लड़की नवाब साहब के सामने आई, हालांकि इसका जो कलर था ये सांवला था लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर बला की कशिश मौजूद थी। ये बहुत ज़्यादा जाज़िब नज़र थी और इसको जो भी एक बार देखता वो इसका दीवाना हो जाया करता था। अब जैसे ही नवाब साहब ने इस सांवली सी लड़की को देखा तो ये मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो चुके थे बल्कि किसी भी कीमत पे उस लड़की को हासिल करने का या उससे शादी करने का अहद कर चुके थे। कभी कभी कच्ची उम्र में अक्लमंद होने के बावजूद आप कोई ना कोई फ़ैसला ऐसा ज़रूर किया करते हैं जो कि सरासर आपके लिए ज़िल्लत और रसवाई का बाइस बन जाता है। खैर इसी दौरानिए में जब ये वहाँ पे मौजूद थे तो इन्होंने उस लड़की से इजहार मोहब्बत कर दिया और जब इन्होंने उस लड़की से इजहार मोहब्बत किया तो उसके बाद इनको पता चला कि बेसिकली ये लड़की ये जिसके इश्क में निकम्मे हो चुके हैं, इस लड़की का ताल्लुक किसी दूसरे एक ऐसे मज़हब से है कि जिस मज़हब के लोग आम तौर पे इतनी जल्दी अपने मज़हब को तब्दील नहीं किया करते। अब ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। इस लड़की ने भी नवाब साहब को समझाने की कोशिश की, उनको बताया कि आप जो चाहते हैं ये सरासर आग और पानी का मिलाप है जो किसी भी सूरत नहीं हुआ करता। लेकिन क्योंकि नवाब साहब इस इश्क में मुकम्मल तौर पे दीवाने हो चुके थे, इनका अपने ऊपर इख्तियार ख़त्म हो चुका था और ये किसी भी कीमत पे इस लड़की को हासिल करके इसके साथ निकाह करना चाहते थे। ये चाहते थे कि इनकी बाकी जो भी ज़िंदगी है वो इस लड़की के साथ परवान चढ़ सके। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को या आपकी ज़िंदगी के मोड़ को तब्दील करके रख देती हैं। अब जब नवाब साहब ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया तो इस इश्क के आगे, इस दिल के आगे बिला आखिर वो जो लड़की थी वो भी राज़ी हो गई। लेकिन अगर आप उसके घर वालों की बात करें तो उसके जो घर वाले थे वो मुकम्मल तौर पे इस शादी के न सिर्फ ख़िलाफ़ थे बल्कि उन्होंने कह दिया था कि अगर तुमने इस तरह का कोई इक़दाम उठाया तो हो सकता है हम अपने आप को मार के या कम से कम तुम्हें मार के ये जो तुम्हारा इश्क है इसका जुनून मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे। पहले जैसे कि हुआ करता है वैसे ही उस लड़की ने भी रिटेलिएट करने की कोशिश की। यहाँ से नवाब साहब ने अपने तौर पे उसके पेरेंट्स पे प्रेशर डालना शुरू किया, लेकिन जाहिर सी बात एक रिलीजन का फ़र्क था और किसी भी कीमत पे ये काम नहीं होने वाला था। बिलाखिर ऐसा ही हुआ कि जब मुसलसल प्रेशर बढ़ता चला गया तो उसके घर वालों ने नवाब साहब को बोल दिया कि अगर आपने हम पे मज़ीद ज़ोर दिया तो हम इस बच्ची समेत सारे के सारे लोग ख़ुदकुशी कर लेंगे।
اب یہ وہ لمحہ تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہ گئی تھی۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ ابھی کچھ ٹائم گزرنے دیتے ہیں، جیسے جیسے کچھ مزید ٹائم گزرے گا ہو سکتا ہے گریجولی چیزیں بہتر ہو جائیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے مان جائیں۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرا ویسے ویسے نواب صاحب کو رانی پور کے اندر ایک بری خبر ملی، اور وہ جو بری خبر تھی وہ یہ تھی کہ اس لڑکی نے اس گاؤں کے اندر، جس گاؤں میں یہ رہا کرتی تھی، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو جلا کے خودکشی کر لی ہے۔ اب کیونکہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی تھی، جس کی وجہ سے یہ مکمل طور پہ جل چکی تھی، جلنے کی وجہ سے اس کے بچنے کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ خیر بالآخر جب اس لڑکی کی موت ہوئی تو جیسے کہ عام طور پہ ہوا کرتا ہے، یہ جو نواب صاحب تھے یہ مکمل طور پہ ایک صدمے کی سی حالت میں چلے گئے۔ کافی عرصے تک ان کے دماغ پہ اس لڑکی کی خودکشی کا اثر رہا۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ویسے ویسے یہ شاید اس لڑکی کو بھول جائیں گے، اور آہستہ آہستہ کر کے یہ جو صورتحال ہے یہ نارمل ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کے روگ لگ جاتے ہیں جو آپ کی بھی جان لے کے چھوڑتے ہیں۔ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ یہ جو نواب صاحب تھے ان کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ کر کے خراب ہونے لگی تھی۔ یہ ہر وقت اس کی یادوں کے سمندر میں ڈوبے رہتے اور کچھ عجیب طریقے سے اس کے بارے میں سوچتے رہتے۔ یہاں پہ جو ان کے والدین تھے وہ بھی نواب صاحب کو سمجھانے کی یا ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا تو نواب صاحب تھے کہ وہ اپنی ضد پہ قائم تھے، اور گھر والوں کے بولنے کے باوجود یہ کسی اور لڑکی سے یا کسی اور عورت سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر جیسے جیسے کچھ مزید ٹائم گزرا ویسے ویسے ایک ایک کر کے ان کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی اس دنیا میں نواب صاحب کو اکیلا چھوڑ کے یہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ مکمل طور پہ غموں کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں نہ ہی کوئی رونق باقی تھی، نہ ہی ان کے والدین حیات تھے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے نواب صاحب نے رات کے اوقات میں مے کشی شروع کر دی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات میں جیسے ہی مغرب ہوتی تو یہ پینا پلانا شروع کر دیتے، اور جب یہ پینا پلانا شروع کرتے تو ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ غرض کہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا ویسے ویسے ان کے جو جاننے والے تھے یا جو بھی ان کی رعایا تھی وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے ان کو چھوڑ کے جانا شروع ہو چکے تھے۔ بالآخر جب ان کو لگنے لگا کہ اب ساری کی ساری دنیا نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے بھی ایک عجیب فیصلہ کیا۔ ان کے پاس جو بھی پراپرٹی تھی یا جو کچھ ان کے پاس باقی بچا تھا یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے ایک جگہ چھوڑی، اور یہ سب چھوڑنے کے بعد یہاں سے دور کہا جاتا ہے کہ تھر کے میدانوں میں یا تھر کے ریگستانوں میں گئے وقتوں میں ایک بڑی سی حویلی موجود ہوا کرتی تھی، جس کی کچھ نشانیاں آج کے دور میں بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ بہرحال یہ اس دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کے اس دنیا سے جو بھی ان کی لو تھی اس کو ختم کر کے اس حویلی کے اندر اکیلے جا کے رہنے لگے تھے۔ بتایا جاتا تھا کہ اس دور میں بھی یعنی اس سے پہلے بھی یہ جو حویلی تھی مکمل طور پہ کھنڈر تھی، بہت زیادہ خالی تھی، اور اس حویلی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ گئے وقتوں سے نہ صرف ہانٹڈ ہے بلکہ اکثر رات کے اوقات میں یہاں پہ ایک چڑیل کی آمد ہوا کرتی ہے۔ خیر اس حویلی میں جانے کے بعد بھی نواب صاحب کا جو رویہ تھا یا جو ان کی عادتیں تھیں وہ ویسی ہی تھیں۔ اب تو دن کے اوقات میں بھی انہوں نے پینا پلانا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک رات ایسا ہوا کہ شدید سردیاں ہو رہی تھیں اور ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ نواب صاحب اپنی چارپائی پہ یا جو بھی پلنگ تھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ایک گلاس موجود تھا اور اس گلاس کے اندر شراب موجود تھی، جبکہ مسلسل اپنے ماضی کو خاص طور پہ اس لڑکی کو یاد کر کے روتے چلے جا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ روتے روتے ان کی جو حالت تھی وہ اس قدر غیر ہو چکی تھی کہ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ عرصے میں یا کچھ دیر میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کے کچھ اس طرح کے نوکر تھے جن کی تعداد 2 یا 3 تھی، جو سالوں سے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہائیوں سے ان کے گھر والوں کے ساتھ نہ صرف اٹیچ تھے بلکہ ان کو اندازہ تھا کہ نواب صاحب کے اوپر کیا ٹائم گزر رہا ہے اور وہ کس قدر مشکل کا شکار ہیں۔ خیر یہ جو بھی نوکر تھے وہ اکثر ان کے پاس آتے، ان کی خیر خیریت دریافت کرتے اور پھر آگے پیچھے ہو جاتے۔ بہرحال ہوا کچھ اس طرح سے کہ نواب صاحب اپنے پلنگ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ایک بڑا سا صحن موجود تھا
और इस सहन से अगर आप बाहर के हिस्से की तरफ की बात करें तो चारों तरफ कमरे मौजूद थे और कमरों की बैक साइड पे एक गैलरी मौजूद थी, जैसे कि आमतौर पे उस दौर में हवेलियों के अंदर हुआ करती थी। नवाब साहब बताते कि मैं उधर बैठा हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि एकदम से किसी के चलने की आवाज़ आना शुरू हुई है। ये जो आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जहाँ पे सहन ख़त्म होता है उसके सामने जहाँ पे सीढ़ियाँ मौजूद हैं, उन सीढ़ियों से कोई उतरता हुआ नीचे आ रहा है। और जैसे जैसे वो अपने कदमों को नीचे रख रहा है तो अब कदमों के साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे पायल या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ जैसे जैसे वो वजूद इनकी तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे ये पायल और घुंघरूओं की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि नवाब साहब की नज़रों के सामने एक औरत मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शादी का सा लिबास पहन रखा है और उसने सफ़ेद कलर के लिबास से अपने जिस्म को, ख़ास तौर पे अपने मुंह को छुपा रखा है। कुछ अजीब तरीके से वो तैयार हुई भी थी और उसकी तैयारी को देख के ऐसा गुमा हो रहा था जैसे वो अपने दुल्हा का या अपने होने वाले शौहर का इंतज़ार कर रही है। खैर, इसी दौरानिए में ये जो औरत थी ये ऐन सहन के दरमियान आई, और जब वो सहन के दरमियान में आई तो दरमियान में आने के बाद जैसे आम तौर पे अदब के लिए आप किसी हुक्मरां के आगे झुका करते हैं, जैसे कि उस दौर में कनीज़े या इस तरह के लोग झुक के सलाम किया करते थे, वैसे ही उस औरत ने झुक के अपने मुंह को छुपा के नवाब साहब को सलाम कहा। अब जब उस औरत ने सलाम कहा तो नवाब साहब के कानों में उस औरत की आवाज़ गूंजने लगी। नवाब साहब को ऐसा लगा कि ये जो आवाज़ है बड़ी सुनी सुनाई आवाज़ है और इस आवाज़ को मैं ज़रूर पहचाना करता हूँ। खैर, सलाम करने के बाद ये जो औरत थी इसने उस महफिल के अंदर, उस जगह, उस सहन में नवाब साहब की मौजूदगी में हल्के हल्के झूमना शुरू किया। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी में अपनी खुशी का इजहार कर रही है या फिर वो नवाब साहब को वेलकम करना चाहती है, लेकिन देखते ही देखते ये जो झूमना था ये बाकायदा रक्स के अंदर तब्दील हो चुका था और वो अब इस कदर गोल गोल से घूम रही थी कि जैसे उसके कपड़े हवा में लहराते हुए जा रहे हों। नवाब साहब क्योंकि मुकम्मल तौर पे नशे की सी हालत में थे तो इसी दौरानिए में इनको ऐसा महसूस हुआ कि एक लम्हे के लिए जब उस औरत का जो पल्लू है उसके चेहरे से ऊपर हटाए तो इनको उस औरत का चेहरा नज़र आया है। अब ये जो चेहरा था ये बड़ा शनासा चेहरा था। ऐसा लग रहा था इस चेहरे को इन्होंने मुतादिद बार देखा है या शायद ये वही चेहरा था जिस चेहरे की वजह से आज इनकी ये हालत हुई थी। अब पहले नवाब साहब को लगा हो सकता है इनका वहम हो, लेकिन दोबारा से जब हवा में उसका जो चेहरा था वो एकदम से दुपट्टा उड़ने की वजह से नज़र आने लगा तो अब नवाब साहब को यकीन हो चला था कि इनके सामने जो औरत मौजूद है, जो मुसलसल झूम झूम के इनको खुशामदीद कह रही है, ये कोई और नहीं है, ये इनका अपना इश्क है, जिस इश्क की वजह से ये अपनी ज़िंदगी की तमाम बाजियाँ हारते चले गए हैं और बिलाखिर इस हालत में, इस अंधेरी हवेली में आके रहने पे मजबूर हो चुके हैं। अब जैसे ही इनको यकीन हो चला कि इनके सामने इनका महबूब मौजूद है तो ये जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए अपने महबूब की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे एक अजीब सी खुशबू थी जिस खुशबू ने इस पूरे माहौल को मुअत्तर कर लिया था और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अच्छा हो रहा है और मज़ीद अच्छा होने वाला है। खैर, इसी दौरानिए में जब नवाब साहब एग्जैक्टली उस औरत के बिल्कुल सामने पहुँचे और ये उस औरत को छूना चाहते थे तो देखते ही देखते जैसे ही इन्होंने अपना हाथ उस औरत के ऊपर या उसके हाथ पे रखने की कोशिश की तो वो औरत ऐसा लगा जैसे हवा में तहलील हो चुकी है। ये इनकी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो चुकी थी और कुछ देर तक इनकी समझ ही नहीं आया कि जो कुछ इन्होंने देखा है वो हकीकत है या सरासर इनका वहम है। अब जाहिर सी बात है ये नशे की भी हालत में थे तो जब ये रात में सोए और सोने के बाद अगले दिन जब इनकी आंख खुली तो इनके जहन में कुछ यह हादसा मौजूद था। इनको हल्का हल्का सा कुछ याद था कि रात में इनके साथ कुछ अच्छा हुआ था। खैर, कुछ देर के बाद जब इनके दिमाग ने मुकम्मल तौर पे काम करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि इनके पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ चुकी है और इनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि रात में इस सहन के अंदर इनका महबूब इनके सामने रक्स कर रहा था।
अब एक बात ये भी थी कि ये नशे में थे और शायद इसी वजह से इनकी ये जो हालत थी, इस हालत में इनको चारों तरफ अपना महबूब नजर आ रहा था। हो सकता है इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। खैर अगले दिन दोबारा से ये वैसे ही उसी हालत में थे। मगरिब के बाद का टाइम था और वैसे ही फिर एकदम से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हुई और फिर सामने से यानी स्टेयर्स से कोई उतरता हुआ इनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। जैसे जैसे इन्होंने नशे की हालत में उस तरफ देखना शुरू किया तो आज कुछ डिफरेंट मंजर था। इनके सामने इनका जो महबूब था वो बेनकाब हो चुका था, यानी कि वो औरत, वो लड़की इनके सामने मौजूद थी और आज उसने ना ही कोई दुपट्टा अपने चेहरे के आगे डाला था, ना ही उसका इरादा था कि वो अपने आप को आज इनसे छुपाने वाली है। वैसे ही हुआ कि ये खड़े हुए लड़खड़ाते हुए जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगे, वैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे होती चली गई। अब जब रात गुजरी और दोबारा ये सेंसेस में आए तो अगली रात इन्होंने ये डिसाइड किया कि आज रात नशा नहीं करेंगे या मुकम्मल तौर पे सेंसेस में रहेंगे, ताकि इनको पता चल सके कि जो लड़की, जो औरत इनको नज़र आया करती है वो वाकई में यहाँ पे मौजूद भी होती है या सरासर इनका वहम है और इनको ऐसा महसूस हुआ करता है। अगली रात जैसे ही मगरिब की बात का टाइम हुआ तो मगरिब के बाद वैसे ही हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हुई और अब इनको लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे ये लड़की एकदम से इनके सामने आ जाएगी। वैसे ही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से किसी ने उतरना शुरू किया और उतरते उतरते जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी वैसे वैसे पूरी हवेली में पायल और घुंघरू की आवाज़ गूंजती चली जा रही थी। आज ये मुकम्मल तौर पे सेंसेस में थे और आज ये जो कुछ देखने वाले थे ये सरासर हकीकत पे मबनी था। ऐसा ही हुआ कि आज एक नए लिबास में, नए अंदाज में, नए तरीके से वो लड़की इनके एग्जैक्टली सामने खड़ी हुई थी और वो कह रही थी कि यकीनन मैं वाकई में तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। मैं हाँ इसी तरह रोज़ाना तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए और तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए आया करूँगी, लेकिन तुम मुझे किसी भी कीमत पे ना छू सकोगे, ना मेरे करीब आ सकोगे। हाँ एक ख़ास फासला होगा जो तुम्हारे और मेरे दरमियान हुआ करेगा। अगर तुम्हें सब मंजूर है और तुम अपनी बातों में किसी भी किस्म की खयानत नहीं करोगे तो मेरा वादा है कि जब तक तुम जिंदा हो मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए इस हवेली में मगरिब के बाद आया करूँगी। लेकिन जिस दिन भी तुमने मेरे साथ खयानत की तो वो दिन तुम्हारी और मेरी मुलाकात का आखिरी दिन होगा। कहा जाता है कि नवाब साहब ने उस लड़की से, अपने महबूब से जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, उससे वादा किया, उसको अपनी ज़बान दी और उससे कहा कि यकीनन मैं तुम्हारे वादे का, तुम्हारी बातों का भरम रखूँगा। हाँ तुम बस मुझे कभी छोड़ के यहाँ से नहीं जाना। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह रोज़ाना रात में मेरे सामने आओ, मुझे देखो, मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें कर सकूं। इसी तरह कहा जाता है कि टाइम गुजरता चला गया और हर रोज़ मगरिब के बाद वैसे ही एकदम से खुशबू आना शुरू होती। उसके बाद सीढ़ियों से कोई उतरना शुरू होता, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पायल और घुंघरूओं की आवाज़ से ये पूरी की पूरी हवेली गूंजने लगती और बिलाखिर देखते ही देखते वो लम्हा आता जब नवाब साहब के सामने इनका महबूब जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका था वो इनके पास आके इनसे बातें किया करता। ये जो कहानी थी, इस कहानी में कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों ने, ख़ास तौर पे नवाब साहब के जो ख़ास नौकर थे, उन नौकरों ने भी इस हवेली के अंदर मगरिब के बाद पायल और घुंघरूओं की आवाज़ को महसूस किया था। जबकि इनके एक पुराने मुलाजिम का ये भी मानना था या ये कहना था कि उसने अपनी आंखों से उस लड़की को नवाब साहब के सामने सहन में मगरिब के बाद खड़े हुए देखा है। कहा जाता है कि नवाब साहब जब तक ज़िंदा रहे हर रात वो लड़की, इनका महबूब, इनसे मिलने के लिए उस हवेली में आया करता था। यकीनन कुछ वाक़यात इस तरह के होते हैं जिन पे यकीन करना या जिनको मानना इतना आसान नहीं हुआ करता, लेकिन कभी कभी अगर आपका इश्क सच्चा हो तो इस तरह के वाक़यात न सिर्फ जन्म लेते हैं बल्कि अपने सच्चे होने का सबूत भी दिया करते हैं।